दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से हमारे देश की गोदी मीडिया ने जो काम पिछले 7 सालों में नहीं करा, यानी कि सरकार से सवाल पूछना, आज वो काम गोदी मीडिया ने कर दिया है। जी हां, ये सुन के आप अचंभे में पड़ जाएंगे, आपको झटका लगेगा एकदम से, लेकिन ये खबर सच है। आपको वीडियो दिखाऊंगा बकायदा। रूबिका लियाकत मोदी सरकार से डायरेक्टली सवाल पूछ रही हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से। ऐसा लग रहा है कि शायद रूबिका लियाकत की स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया और उनको स्कूटी को धक्का मारना पड़ गया। वो झुंझुलाहट उनकी टोन में नजर आ रही है। पूरी आपको क्लिपिंग दिखाऊंगा, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिरकार हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हिसाब से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पीछे क्या रीजन है, कौन है इसका जिम्मेदार। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे रवीश कुमार का डंका फिर से एक बार बजा, और वो भी कोई छोटी मोटी जगह पे नहीं, दिल्ली की हाई कोर्ट में रवीश कुमार का डंका बजा। लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकार आपको यह बताने में लगी रहेगी हमेशा के लिए कि हमारे देश में अगर कोई सच्चा पत्रकार है, एक्चुअल पत्रकार है, तो वो है अर्नब गोस्वामी। इसी के साथ आपको बताऊंगा कि आखिरकार रजत शर्मा ने किस तरीके से फिर से अपनी फजीयत करा ली, वो भी कोरोनिल के ऊपर एक ट्वीट करके। बाबा रामदेव की चाटुकारिता में इस हद से गुजर गए कि अपनी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेइज्जती कराने का काम रजत शर्मा ने यहां पर कर लिया। अगर आपको काम की खबरों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर इस वीडियो के बीच में कहीं पर भी ऐसा लगे कि मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम जमकर अंधभक्तों की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं। और आखिरकार हम ऐसा करें भी क्यों ना यार, ये लगातार ऐसे काम करते रहते कि इनकी हमारे को रोज निकलकर वाट लगानी ही पड़ती है। अब आज जो पहली खबर मैं आपको बताने वाला हूं वही गोदी मीडिया वाली खबर, जहां पर 7 साल बाद फाइनली आज गोदी मीडिया की रूबिका लियाकत ने मोदी से सवाल पूछने का काम किया है। इतने सालों से सवाल क्यों नहीं पूछा गया? इतने सालों से क्या हमारे देश में कोई असली मुद्दा नहीं था? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आई? जी नहीं, सब कुछ था, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जहां पर रूबिका लियाकत, ऐसा लग रहा है कि शायद रास्ते में उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया, उनके चेहरे पे वो झुंझुलाहट, वो गुस्सा आपको पहली बार देखने को मिलेगा जो पिछले 7 सालों में आपने नहीं देखा। बड़े से बड़े मैटर पे आपने नहीं देखा, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के ऊपर इतना गुस्सा। जरा देखिए इस क्लिपिंग को। पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में बढ़ रहे हैं। कहीं पेट्रोल 100 के पार है, कहीं 100 के कुछ नीचे है, लेकिन है बिल्कुल आसपास ही। जनता त्राहिमाम कर रही है, टंकी फुल कराने पर जेब खाली हो रही है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। मानो सरकार ने पेट्रोल और डीजल के सहारे ही अपना सारा खजाना भरने का फैसला कर लिया हो। तस्वीरें ये बताती है कि लोग कितने परेशान हैं। पेट्रोल जो करीब 32 रुपए का आया करता था, उस पर केंद्र और राज्य सरकारें इतना टैक्स लगाती है कि कीमत 100 के पार पहुंच जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, 30-32 के आसपास आने वाला पेट्रोल इतना महंगा कर दिया जाता है वैट और सेस और एक्साइज ड्यूटी लगा करके कि वो 100 के पार पहुंच जाता है। तो देखा दोस्तों आपने आखिरकार किस तरीके से रूबिका लियाकत सरकार से सवाल पूछ रहे। अरे अरे अरे, इतना बड़ा काम रूबिका लियाकत, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। आप भी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर रीजन सिर्फ एक ही एक हो सकता है, और वो रीजन ये है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों बड़ी से बड़ी चीजें हुई हैं। इनफैक्ट पिछले साल में किस तरीके से मजदूर अपने घर पैदल चल चल के जा रहे थे, उसके बाद बेरोजगारी के ऊपर कितने बड़े बड़े कैंपेन चले, और उसके बाद फार्मर्स का ये प्रोटेस्ट जो इस साल के शुरुआत में हमारे पूरे देश का और पूरे वर्ल्ड की चर्चा बना हुआ था, उसको लेकर क्या एक बार रूबिका लियाकत ने मोदी से या फिर मोदी सरकार से सवाल पूछा? नहीं पूछा। तो आखिरकार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे इतनी आग क्यों लग रही है, इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? ये मिर्चें इसलिए लग रही हैं क्योंकि टीआरपीज जो हैं वो लगातार घटती चली जा रही है। मोदी की चमचागिरी में मोदी तो बहुत खुश हो रहे हैं, मोदी के अंधभक्त भी बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन टीआरपीज जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रही हैं। जो रेटिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी खुश नहीं हो रही हैं, और उसी की वजह से जो एडवर्टाइजर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होके
एबीपी न्यूज को ऐड देने का काम नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए अब ये ट्रैक वापस अपनाया गया कि भाई थोड़ा सा तो आखिरकार सच बोलना शुरू करो, जिससे कि कुछ बचे कुचे जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको वापस लेकर आया जाए या फिर रोकने का काम करा जाए। और इसीलिए ये ड्रामा किया जा रहा है जहां पर रूबिका लियाकत, जैसे कि थोड़े दिन पहले आपको याद है हाथरस के टाइम पे रूबिका लियाकत के घड़ियाली टेसुए निकले थे, उसी तरीके से ये रूबिका लियाकत का नकली गुस्सा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे आपको नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि रूबिका लियाकत को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कोई असर पड़ता है? जी नहीं। रूबिका लियाकत की गाड़ी जो है वो पीएमओ के आए हुए पेट्रोल से भरती है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप और मेरे जैसे लोगों को है। रूबिका लियाकत सिर्फ यहां पर अपनी एक्टिंग करने का काम कर रही हैं, वो भी सिर्फ चाटुकारिता के अंदर। इसी के साथ आपको अगली खबर पे लेकर चलना चाहता हूं। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर प्याज नहीं काता और उसके बाद किस तरीके से एक्ट ऑफ गॉड, इस सब की सफलता के बाद हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर का एक और थका हुआ और बेवकूफी भरा लॉजिक आया है। जब हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर से कल ये सवाल करा गया कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने, आप जानते हैं क्या बात बोली? हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने, यहां पर आपके सामने खबर दिखा देता हूं। खबर में छपा है कि राइजिंग फ्यूल प्राइसेस अ धर्म संकट सेज निर्मला सीतारमन। यानी कि पहले जब प्याज महंगा हुआ तो निर्मला सीतारमन ने यह कह दिया कि मैं प्याज नहीं काता। उसके बाद जब हमारे देश में भयंकर लेवल पे मंदी आई तो निर्मला सीतारमन बोली भाई ये हमारी गलती नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। उसके बाद आज जब पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और सिर्फ बेसिक प्राइस की वजह से नहीं, हमारे देश के सरकार के सेस की वजह से, एक्साइज ड्यूटीज की वजह से बढ़ती जा रही हैं, उस टाइम पर निर्मला सीतारमन ये कह रही हैं कि ये एक धर्म संकट है। इसी के साथ मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, अगली खबर पे लेकर जाना चाहता हूं। रवीश कुमार का डंका एक बार फिर से बजाए, जहां पर गोदी मीडिया अपने फर्ज नहीं निभाती, हमारे देश के सरकार से सवाल नहीं पूछती, वहीं पर रवीश कुमार एकमात्र ऐसे पत्रकार है जिन्होंने पिछले 6-7 साल में मेन स्ट्रीम मीडिया में रहने के बावजूद भी सवाल पूछे। उनके सामने प्रॉब्लम्स आई, फिर भी उन्होंने सवाल पूछा, और शायद इसीलिए आज रवीश कुमार का डंका पूरे देश में बज रहा है। और ये खबर जो निकल कर आई है, ये दिल्ली के हाई कोर्ट से निकल कर आई है। लाइव लॉ एक वेबसाइट है जो कि हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम के या फिर जो कोर्ट्स के रूलिंग होते हैं उनको, उनके बारे में न्यूज छापने का काम करती है। और उसने आज एक न्यूज छापी है जहां पर उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट रिलाइज ऑन रवीश कुमार्स एनडीटीवी प्राइम टाइम वाइल ग्रांटिंग बेल टू 3 राइट अक्यूज्ड। पूरा मामला आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि 3 लोग थे, 3 शख्स थे जिनको कि पिछले साल जो कि दिल्ली में दंगे हुए थे उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया था इस इल्जाम में कि इन्होंने भी किसी का कत्ल करा है, किसी को मारने का काम करा है। लेकिन उसके बाद अप्रैल से लेकर अभी तक उनको जेल में रखा गया। उसके बाद आज उनके ऊपर हेयरिंग थी और हेयरिंग के अंदर जो है रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो चलाया गया और उस शो को एक रेफरेंस की तरह यूज किया गया। ये देखा गया कि क्या उन तीनों लोगों ने किसी की हत्या करने का काम किया था, और वहां पर साफ साफ पता चला कि उन तीनों लोगों ने किसी की भी हत्या नहीं करी थी और उन तीनों लोगों को ही बरी कर दिया गया यहां पे। लेकिन इसी के ऊपर यह बात गौर करने वाली है कि रवीश कुमार के प्राइम टाइम को आखिरकार कितना ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, वो भी किसी छोटे मोटे आदमी के द्वारा नहीं, हमारे देश की हाई कोर्ट्स के द्वारा। क्या सुना है आपने कभी कि रूबिका लियाकत, रोहित सरदाना या फिर सुधीर चौधरी या फिर अर्नब गोस्वामी के किसी शो को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया हो अपने जजेस ने अपनी रूलिंग सुनाने के लिए? इसी के साथ सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस तरीके के फालतू के इल्जाम लगाकर अरेस्ट किया गया और इस टाइम पर वो महीनों महीनों से जेल के अंदर बैठे हुए सड़ रहे हैं। आखिरकार किस चीज का बदला उनसे लिया जा रहा है? इसमें कहीं ना कहीं जो बड़ा फॉल्ट है वो जुडिशरी सिस्टम की तरफ से भी आता है। इसी के ऊपर मैं आज रात को एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं और उसमें मैं प्रॉपरली आपको समझाऊंगा, आपके सामने ये प्रॉब्लम रखूंगा कि आखिरकार जुडिशरी सिस्टम में कहां कहां लूप होल्स हैं और क्या क्या वजह हैं जिस वजह से हमारे देश में जो किसी भी चीज के ऊपर जजमेंट होता है या फिर किसी भी चीज का इंसाफ होता है वो इतना डिले हो जाता है। आपको लेकर चलना चाहूंगा अगली और आखिरी खबर की तरफ। रजत बेशर्मा, इन्होंने एक ट्वीट करा, उसके बाद ये ट्वीट को करने के बाद बुरी तरीके से इस टाइम पे घिर चुके हैं। रजत बेशर्मा ने बाबा रामदेव की चाटुकारिता करने के लिए एक ट्वीट करा जहां पर उन्होंने ये कह डाला, बाबा रामदेव की जो दवा है जिसका नाम कोरोनिल है, जो कि कोरोना का क्योर बाबा रामदेव जिसको बताते हैं, वो WHO द्वारा प्रमाणित है। इसके बाद लोग निकल कर आए और रजत बेशर्मा से इसका एक प्रूफ मांगने लग गए, कहने लग गए कि
कि भाई अगर ये WHO द्वारा प्रमाणित है तो प्लीज जरा कागज दिखाने का काम यहां पर करिए। और वो लोग जो पिछले साल कुछ लोगों से कह रहे थे कि कागज दिखाओ, इस टाइम पर उनकी खुद की हालत ऐसी हो गई कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। रजत बेशर्मा के इस ट्वीट के बाद WHO ने खुद ट्वीट करके बात बताई कि हमने ऐसी किसी भी दवा को ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया है और ये पूरी तरीके से एक झूठी खबर है। अब जरा सोचिए, हमारे देश में इतना बड़ा टीवी न्यूज चैनल, मीडिया चैनल, उसका मालिक एक झूठी खबर फैलाने में लगा हुआ है, वो भी क्यों? सिर्फ बाबा रामदेव की चमचागिरी और चाटुकारिता करने के लिए। इसी के साथ जाते जाते आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरीके से आज संडे के दिन भी एक फैक्ट्री ऐसी है जो हमारे देश में लगातार काम पे जुटी हुई है। सारी फैक्ट्रियां आज बंद होंगी, सारे ऑफिसेज आज बंद होंगे, लेकिन जो नफरत की फैक्ट्री है वो आज भी काम कर रही है। जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट जो कि ट्विटर से मैंने निकाले हैं। आज करीना कपूर और सैफ अली खान को एक और बच्चा हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर ट्वीट करा गया, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर एक बज हुआ। लेकिन कुछ लोग जिनको एक ऑटो प्रोग्राम कर दिया गया, जिनके अंदर नफरत की एक ट्यूनिंग कर दी गई, आखिरकार किस तरीके से वो एक छोटे बच्चे के ऊपर भी ऐसी नेगेटिविटी फैलाते हुए नजर आए। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं इन ट्वीट्स को पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, लेकिन इन ट्वीट्स का यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको यहां पर पढ़ने का काम जरूर करिएगा। और पढ़ने के बाद जरा एक बार हमारे देश के उन लोगों से सवाल पूछिएगा जो लगातार नफरतीले, जहरीले ट्रेंड्स चलाते रहते हैं कि भाई आखिरकार आप हमारे देश को अगर लेके जा रहे हो तो कहां लेके जा रहे हो। इसी के साथ अब मेरा काम खत्म होता है, यहां पर आपका काम अब शुरू होता है। इस वीडियो को अपने पास रख के मत बैठिए, इसको शेयर करने का काम करिए जिससे कि अंधभक्तों को उनका जवाब मिल पाए और उनको थोड़ी बहुत अकल भी आए। अभी के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।